अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम एग्री बिज़नेस के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद बुखारी। नाज़रीन, आज हम ज़राअत पर बात करेंगे और इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सूबाई वज़ीर ज़राअत जनाब डॉक्टर हुसैन जहानिया गर्देजी साहब। वेलकम जी हुसैन जहानिया गर्देजी साहब, शो में आपका वेलकम। ये फरमाएँ कि सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दे दूँ, ज़राअत में बड़ी बेहतरी आई है, पंजाब की ज़राअत में काफ़ी बेहतरी आई है। इसमें सिर्फ अल्लाह ताला का करम है या महकमा ज़राअत का भी कोई हिस्सा है? जी, हरकत में बरकत होती है ना। अच्छा। इंसान कोशिश करता है तो फिर अल्लाह भी उसमें बरकत डालता है। अच्छा, तो ये जो बरकत पड़ी है, इसको हम ये चाहेंगे और पूरा मुल्क ये चाहेगा कि ये इसी तरह बरकरार रहे और आगे भी बेहतरी आए। तो इसके लिए आप क्या इक़दाम कर रहे हैं कि इस दफ़ा कपास अच्छी हो गई, दीगर फसलें भी अच्छी हो गई, तो हम ये चाहते हैं कि इसी तरह ये बरकरार रहे, काश्तकारों के अंदर खुशहाली रहे। तो उसके लिए आप फ्यूचर में क्या सोच रहे हैं कि बेहतरी इस तरह बरकरार आपकी दुआएं ऐसे साथ रहीं तो इंशाल्लाह बरकरार रहेगी। और अच्छा। ख़ास तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि मौजूदा हुकूमत ने ज़राअत पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस किया है। मेरा नहीं ख्याल कि किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह ज़राअत पे फ़ोकस किया है जिस तरह इमरान खान साहब कर रहे हैं। अच्छा। पहली बात तो मैं आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जैसे ही वो वज़ीर आज़म बने उसके थोड़े अरसे बाद उन्होंने एक प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम शुरू किया जो 5 साला प्रोग्राम था और 5 साल में 300 अरब रुपया 5 मुख्तलिफ मेजर फसलों की पैदावार बढ़ाने पे ख़र्च करना था। ठीक है। और उसमें शुगर केन, पैडी, वीट, कपास हो गई? नहीं, कपास नहीं। उस वक्त कपास नहीं तो थी। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि कपास को हमने छोड़ दिया और शुगर केन पर फोकस कर लिया। हाँ जी, ये बस माजी में आप ने देखा है कि पिछली कुछ दहाइयों से दो तीन दहाइयों से इस तरह का होता रहा है। और ख़ास तौर पे पिछली 2 दहाइयों से तो कपास को सिरे से नज़रअंदाज किया गया और शुगर केन की तरफ ज़्यादा तवज्जो दी गई। जो एग्रीकल्चर कमीशन की रिपोर्ट 60s में आई थी, ठीक है, उसमें लिखा गया था कि पत्तों की से आगे कोई शुगर मिल नहीं लगाई जाएगी। लेकिन शुगर मिल्स लग गई, ये पिछली मुंतकिल भी हो गई। पिछली 2 दहाइयों में शुगर मिलें लगी, कुछ शुगर मिलें इधर मुंतकिल हुई। क्योंकि शुगर केन एक ट्रॉपिकल एरिया की फसल है। हमारा ये एरिया जो है इसको हम सेमी एरिड जोन कहते हैं, जहाँ कम बारिश होती है। ठीक है। तो फिर हमें एक्स्ट्रा इनपुट्स, एक्स्ट्रा पानी, एक्स्ट्रा खाद, एक्स्ट्रा सारे एफर्ट करके हम शुगर केन से मुनासिब फसल लेते हैं। लेकिन फिर भी हम जो ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उनके मुकाबले शुगर केन की पैदावार हमारी बहुत कम है। अच्छा गर्देजी साहब, ये बताएं कि ये बड़ी हैरानकुन बात है कि हमने कपास को फोकस भी नहीं रखा और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने मेहरबानी की कि कपास की फसल अच्छी ये तो फोकस है ना। पिछले साल डेढ़ से तो कपास पे बहुत फोकस कर रहे हैं हम। अच्छा, इसका सबब बना क्या है? क्योंकि काश्तकार बड़ा खुश है, कपास से जो एसोसिएटेड इंडस्ट्री है उसके लोग भी बड़े खुश हैं कि बेहतरी आ रही है। दो तीन बातें मैं आपको वजाहत कर दूँ। पहली बात तो यह है कि गवर्नमेंट का फोकस पहली दफ़ा कपास पे शिफ्ट हुआ है। ठीक है। पिछली जो मैं 2 दहाइयों की बात कर रहा था, ठीक है, ठीक है, और उन 2 दहाइयों में कपास पे फोकस नहीं था। बड़ा नुकसान हुआ। बड़ा उसका नुकसान ये हुआ कि वो एक ऐसा दौर था जिसमें कपास की जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है वो सारी दुनिया में चेंज हो रही थी। ठीक है। और हमने वो चेंज टेक्नोलॉजी अडॉप्ट नहीं की। अच्छा। और इसलिए ये इसकी काश्त की टेक्नोलॉजी चेंज हो रही थी या इससे जो जिनिंग की इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, वो बदल रही थी? जिनिंग इंडस्ट्री भी हमारी जो है वो ऑब्सोलीट है। ठीक है। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है। दुनिया में रोलर जिनिंग्स हैं, हमारे यहाँ साजिन्स ठीक है ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। वो एक डिफरेंट बहस है। मैं कपास की प्रोडक्शन पे ठीक है फोकस करना चाहूँगा कि कपास के चूँकि तवज्जो नहीं थी, हमने नई टेक्नोलॉजी जो है कपास की वो एक्वायर नहीं की। हम मुख्तलिफ मॉन्सेंटो से और दीगर कंपनियों से हम मुज़ाकरात तो करते रहे, ज़ाहिर तो हम ये करते रहे कि हमारी
निगोशिएशंस हो रही हैं मॉन्सेंटो से। मॉन्सेंटो के पास ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी थी कपास ठीक है। के बारे में। तो कई दौर 90s में मॉन्सेंटो से बातें शुरू हुई, वो 90s का दौर चला गया, फिर 2000 आ गया, फिर 2010 के बाद का एरा आ गया। ठीक है। तो कई दफ़ा वो होता ये था कि निगोशिएशंस हो जाती थी, एक फाइनल स्टेज पे जब कोई साइनिंग वगैरह एग्रीमेंट की होनी होती थी, ऑल ऑफ ए सडन वो ब्रेक डाउन हो जाता था। हम मुसलसल नीचे उसमें- जाते रहे, नीचे और जाते उसका रहे। नतीजा ये हुआ जी। कि कपास की जो पैदावार है वो घटनी शुरू हो गई बढ़ने की बजाय। दूसरा कपास का एक फेडरल गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था वो कॉटन सेस पे उसकी बेस बेस करता होती है, है, या तहकीक होगी तो उसको अरे आगे बढ़ेंगे। वो तहकीक के लिए जो हम कॉटन सेस कलेक्ट करते हैं, ठीक है। वो अल्टीमेटली टेक्सटाइल मिल वो कॉटन सेस जमा कराती थी और उससे वो तहकीक का काम होता था। ठीक है। 2015 से टेक्सटाइल सेक्टर ने वो कॉटन सेस देनी बंद कर दी है, इसलिए देनी बंद कर दी या हुकूमत ने लेनी बंद कर दी, ये बड़ी उन्होंने डिफरेंस है। एक स्टे लिया हुआ है ठीक है। अच्छा, मामला अदालत में। अदालत से स्टे लिया हुआ है और वो 15 से वो स्टे चल रहा है। ठीक है। और वही वजह है कि आप मुल्तान में आप देखते थे CCRI, जहाँ बड़े मजबूत इदारे थे बहुत कॉटन की तहकीक के सेंट्रल हवाले से। कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट जा। जो था जा। बड़ा मजबूत इदारा होता था, अब वहाँ पे काम नहीं हो रहा क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं। ऐसे नहीं। अच्छा, तो इस तरह हम तो चाहेंगे कि वो भी अगर प्रोविंसेस को दे दिया जाए तो हम। अच्छा, मेरा वो सवाल वही है कि ये क्या हुआ कि अचानक बेहतरी आ गई और इस साल में हमें कपास के सारे शोबों में इंडिकेटर अच्छे नजर आने लगे। पिछले साल हमने कोशिश की कि हम बेहतर बीज, क्वालिटी बीज दें, और चूँकि कपास का जो काश्तकार था वो बहुत ज़्यादा बदिल हुआ था। ठीक है। और वो कपास काश्त करने को तैयार नहीं था। ठीक है। मैंने अपने महकमे को ये हिदायत की कि कपास की काश्त की जो तरगीब दे रहे हैं आप इस बात से ना घबराएं कि कपास टारगेट के मुताबिक काश्त होती है या टारगेट से कम काश्त होती है। ठीक है। और हुआ भी यही कि 17% टारगेट से कम काश्त हुई। ठीक है। और वो जब मैंने रिपोर्ट मांगी मीटिंग में, ठीक है। तो वो बड़ा घबरा के ये बता रहे थे कि 17% कमी होगी। हाँ। कमी होगी ये काश्त में। लेकिन मैंने उनको कहा कि इस बात से आप ना घबराएं, आप इसको इंश्योर करें जो काश्त हो गई कि है जो उसको बेहतर हो कैसे- गई है उसको आपने तहफ़्फ़ुज़ देना है, ठीक है। उसको आपने बचाना है, ज़िम्मेदार को पूरी तरह गाइड करना है, ज़िम्मेदार को जो वो मुश्किलात की स्टेज आती है उसमें ज़िम्मेदार को समझाना है। ठीक है। उसमें हमने कुछ स्ट्रेटजीज़ इवॉल्व की। अच्छा, उस स्ट्रेटजीज़ का इवॉल्व करने का मकसद ये था कि कपास को किस तरह बचाया जाए। हमारे यहाँ होता ये था कि शुरू में ही हम पिंक बोलवर्म के स्प्रे शुरू कर देते थे, और उसके नतीजे में पिंक बोलवर्म तो कुछ मरता था या नहीं मरता था, जो कीड़ा वाइट फ्लाई को खाता है ना, क्राइसोपा उसका ठीक नाम है। है, ठीक है। वो कीड़ा मर हम जाता था। एलिमिनेट कर देते थे, मतलब वो दोस्त कीड़ा था और जिसको दोस्त कीड़े को देते हम थे। मार देते थे। ठीक है। इस दफ़ा मैंने एक स्ट्रेटजी तो ये अपनाई कि स्प्रेइंग को लेट करना है। ठीक है। कुछ कुदरत की तरफ से भी हमें मौसम ने भी साथ मौसम दिया। ने भी साथ दिया, ठीक है। कुछ हमारी स्ट्रेटजी भी ठीक है। दूसरा मैंने जो दूसरा अहम काम किया था वो फौरी तौर पे हमने अपनी जो जितनी भी लेबॉरेटरीज़ थी उनकी कैपेसिटी को इम्प्रूव करके अच्छा। ये क्राइसोपा ठीक है। दोस्त कीड़े का मैंने जिक्र किया है, जा। इसकी ब्रीडिंग कराई अच्छा। और उनके कार्ड्स वो एक्स जो होते हैं ना कार्ड्स पे जी जी। आ जाते हैं, ठीक है। और वो कार्ड्स तकसीम कराए फार्मर्स में अच्छा। ताकि वाइट फ्लाई ठीक है। को खाने में वो ठीक है। मदद मिले।
तो ये तो बुनियादी बात मतलब है। आपने पेस्ट मैनेजमेंट की, पेस्ट मैनेजमेंट की कंट्रोल किया, वो कम से कम जो स्प्रे किए। एक दुनिया में एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका है जिसको IPM कहा जाता है, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो उस पे हमने तवज्जो फोकस दी, किया। फोकस दिया ठीक है, कि सिर्फ के ज़रिए कीड़े को नहीं मारना, ठीक है, हमने और भी कई इक़दाम करने हैं। ठीक है, उसमें मैकेनिकल इक़दाम भी हैं, उसमें इस तरह के लेबॉर्ट्रीज़ में दोस्त कीड़ों की अफजाइश है और कई स्टेप्स हैं। ये हमने बड़े छोटे पैमाने में किया है, लेकिन इसके नताइज अच्छे लेकिन इसके नताइज अच्छे हैं। हमने ट्रैप्स का बहुत इस्तेमाल किया इस साल। ऐसे कीड़े जिनको मारने की बजाय ट्रैप में फंसा दिया जाए तो जी इस जी तरह जो है वो बराह रास्त स्प्रे ना हो। ठीक है, बराह रास्त स्प्रे से कुछ बचत करके ठीक है, तो ट्रैप्स लगवाए, लाइट ट्रैप्स लगवाए, जिनसे उनसे एक तो वो कीड़ों की आमद का पता चलता रहता है ठीक है, कि कितने कीड़े आ रहे हैं डेली बेसिस पे। ठीक है। अच्छा गर्दी साहब, ये फरमाएं कि आप क्योंकि वज़ीर ज़राअत हैं, हम आपसे सारी फसलों पर थोड़ी थोड़ी बात जी करेंगे। जी कपास का जिक्र आ गया तो कपास पर ज़्यादा फोकस है, और आजकल हमें भी ये एहसास है कि जो काश्तकार है वो कपास से नाराज़ होते होते दूर हो गया और मुतबादिल फसलों की तरफ चला गया। इस दफ़ा जो है अच्छी फसल होने से ये तवक्को हो चली है कि शायद वो नाराज़ काश्तकार दोबारा इस तरफ वापस आए और जी, इंशाल्लाह हम देखेंगे काश्तकार को वापस आने के लिए। कि अगले साल कपास की काश्त जो है उसमें इजाफा होगा। ठीक है, और दूसरा हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि अगले साल बेहतर बीज भी काश्तकार तक पहुंचाया जाए। बीज बड़ा इशू है, और ये अजीब सी सूरत हाल है कि काश्तकार ये कहते हैं कि जो तहकीकाती इदारे हैं वो हमें नामुनासिब तहकीक होने की वजह से प्रॉपर बीज नहीं दे पा रहे, और मार्केट में जो बीज दस्तियाब होते हमारा हैं बीज का वो जो भी निज़ाम कहते था हैं कि ना, प्राइवेट साइंटिस्ट कर रहे हैं और वो सामने आ रहे हैं। मैं प्राइवेट साइंटिस्ट तो खैर कोई ऐसा बीज सामने नहीं आए कोई ख़ास। वो दावेदार हैं कि हमारे ही जो तहकीक है वो अडॉप्ट कर लेते हैं गवर्नमेंट के इदारे, और वो उनको नाम अपना दे देते हैं कि जी ये हमारा तैयार करदा बीज है। ये इस बात की मैं सख्ती से नफ़ी करूँगा। अच्छा, ये बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, हमारे गवर्नमेंट के इदारे ही ये स्पेयर हेड कर रहे हैं तहकीक में। इसको अदर वे राउंड तो कहा जा सकता है कि कहीं गवर्नमेंट के किसी इदारे से कुछ मटेरियल चुरा के तो उसको मल्टीप्लाई किया हो, लेकिन गवर्नमेंट के इदारे इस तरह प्राइवेट सेक्टर में कोई ये एक ये भी मैं समझता हूँ कि एक खामखा की मिसकंसेप्शन क्रिएट की गई है कि वो जी सरकार के इदारे काम नहीं करते, गवर्नमेंट के इदारे काम नहीं। जब ये बात होती है तो मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। जब पाकिस्तान बना था, पाकिस्तान की आबादी 3 करोड़ थी और आज पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है। 7 गुना हमारी आबादी बढ़ गई है, और इस 7 गुना बढ़ी हुई आबादी के साथ ज़राअत की पैदावार ने पेश रखा है, जिसकी वजह से आज हमारे यहाँ फेमन लोगों की ज़रूरियात पूरी हो रही हैं। मेरी सब इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक ले लें। नाज़रीन, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गज़ी साहब, ये फरमाएं कि बीज का आप कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि अच्छा बीज फराहम करेंगे। अच्छा, बीज की फराहमी का जो मौजूदा मैकेनिज़्म है उससे तो काश्तकार खुश नहीं है, तो आप इस मैकेनिज़्म को बदलने जा रहे हैं या कोई ऐसा तरीक़ाकार अख्तियार कर रहे हैं कि अच्छा बीज जो है वो अर्ज़ा निरखों पर काश्तकार को मैसर हो? बीज का टोटली सिस्टम जो है ना जी, उसको चेंज कर रहे हैं हम। अच्छा, हमारे यहाँ ये एक हकीकत है, जहाँ एक तरफ मैंने ये बात की है कि जी ज़राअत में काम हुआ है, दूसरी तरफ ये भी मैं कहूँगा कि हमारा बीज का निज़ाम जो है ना नाकिस है। और इस वक्त भी हमारी वेजिटेबल सीड जो है वो तो हमारी 90% डिपेंडेंस है इम्पोर्टेड सीड पे, और लेकिन बाकी बहुत सी अक़साम हैं जिन पे हम इम्पोर्टेड सीड पे डिपेंडेंट हैं। लेकिन मैं उसकी अब आज वजह बनाना चाहता हूँ। सीड इंडस्ट्री जो है ना, ये $1 बिलियन इंडस्ट्री है, बड़ा पैसा कमा रहे हैं लोग। इसका एक ख़ास प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो हमने अडॉप्ट नहीं किया। ठीक है,
सीड एक्ट बना था 1977 में के 79 में। ठीक है। उसमें जो अब रिडंडेंट हो चुका था, उसमें 4 दहाइयाँ हो गई, अरसा जी गुजर गया। वो रिडंडेंट हो गया। जी ठीक है। और उसके बाद हमारे ही साइंसदानों ने नया एक्ट प्रपोज किया और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक था, वो उसकी एक्ट जो है कौमी असम्बली ने, क्योंकि सीड फेडरल सब्जेक्ट है, इसलिए कौमी असम्बली ने 2015 में पास किया। लेकिन वो पास होने के बाद वो एक्ट ऐसे बंद होके शेल्फ में पड़ा था। अच्छा। उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी। ठीक है। और उसमें बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। मुझे हेजिटेशन नहीं है ये बात करते हुए, क्यों नहीं उस पर इम्प्लीमेंटेशन। माफियाज तो है ना जी, हर तरफ, हर शोबे में। लेकिन अब वो इत्तेफाक से फेडरल में फ़खर इमाम साहब आ गए, प्रोविंस में मैं आ गया, तो हमने अहद किया कि हमने इस पर अमल दरामद कराना है। अब उसकी फेडरल लेवल पे जो सीड सर्टिफिकेशन होती है, उसको हमने ये यकीनी बनाया है कि जो बीज हो, अगर एक बैग काश्तकार सीड का ले जाता है या 1 किलो ले जाता है, तो उसकी ट्रेसेबिलिटी हो, उसमें कोड हो उसका। अच्छा। कि ये बीज फ़लाँ चीज़ का है, फ़लाँ लॉट से है, इसके फ़लाँ जगह ये पैदा हुआ, ये इसके ट्रेसेबल है। अच्छा ब्रदर साहब, आइडिया तो बड़ा अच्छा है। ये एक इम्प्लीमेंट किस तरह होगा? ये काश्तकार तक अब इंश्योर कैसे? हमने उसकी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करा दी अच्छा। और हमने उस पर काम शुरू कर दिया है। और फेडरल सीड सर्टिफिकेशन वाले जब सीड सर्टिफाई करते हैं तो फिर साथ उसको वो टैग देते हैं। ठीक है। और वो टैग जो है वो लगेगा उस लॉट को। ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ प्रोविंस के लेवल अगर पे पौधा उगता है और वो उस मेयार का नहीं है और जो बीज उसे बताया जाता है वो नहीं है, वो तो फिर अगर वो क्या टैग होगा करेगा तो वो काश्तकार? क्लेम कर सकेगा ना कि किधर ये जाएगा क्लेम करने के लिए? किधर जाएगा? ये लेकिन सीड वो सर्टिफिकेट प्लेटफॉर्म भी बताए ना जी। वो जिस कंपनी का होगा ठीक है। उसको वो उस पर क्लेम कर सकेगा, जिस कंपनी ने भी वो सीड बनाया। कोर्ट में जाएगा कोई प्लेटफॉर्म? कोर्ट में, यस, यही तो इशू कोर्ट है ना का कि जी वो प्रोसीजर है। काश्तकार के पास वो प्लेटफॉर्म नहीं दस्तयाब वो होता प्लेटफॉर्म अब अवेलेबल हो गया। ठीक है। एक तरफ दूसरा काम हमने जो किया वो ये किया है कि जो भी नई वैरायटी इवॉल्व होती है वो सुबह रजिस्टर करते हैं। ठीक है। सीड को सर्टिफाई फेडरल गवर्नमेंट करती है, वैरायटीज सुबह रजिस्टर करते हैं। ठीक है। तो प्रोविंशियल सीड काउंसिल में हमने अब एक मैंडेटरी कर दिया कि जो भी वैरायटी नई आएगी उसका डीएनए साथ होगा। अच्छा। ताकि उसमें किसी किस्म की इम्प्योरिटी ना हो। ठीक है। जो आपने शुरू में बात की थी ना कि वो कहते हैं फलां जगह से ले जाते हैं अपने नाम पे, तो ये काम पहले जो होता था अब नहीं हो सके। इंश्योर किया जाएगा वो कि डीएनए, खालिस बीज सही ये बीज है। डीएनए ठीक है। फलां ब्रीडर की वैरायटी है, फलां जगह रजिस्टर है, ठीक है। ये इसका डीएनए, इसके किसी और को क्लेम नहीं ठीक कर सके। दूसरा इसके अलावा जो काम किया हमने, अब हमने वैरायटीज़ जो है, वैरायटीज़ जो मल्टीप्लाई करेंगी, जो सीड कंपनियाँ, वो वैरायटी अप्रूव होगी, वो सीड कंपनियाँ जितना बीज ले जाएंगी उसको मल्टीप्लाई करेंगी और जितना बीज बिकेगा वो ब्रीडर को रॉयल्टी मिलेगी। अच्छा। ठीक है। जो ब्रीडर ने ये काम शुरू कर दिया था, ठीक है। जो ब्रीडर पहले तो वो जो पुराने हमारे बुज़ुर्ग थे वो तो उनमें कौमी जज्बा था, वो सेल्फलेस लोग थे, वो तनख्वाह पे ही काम करते रहते थे। ठीक है। हमें तो याद है यहाँ डॉक्टर महबूब साहब होते थे मुल्तान, वो रिटायरमेंट के बाद खुद ही लगे रहते थे, काम करते रहते थे। लेकिन अब चूँकि ब्रीडर्स ने कमर्शलिज्म का वो भी शिकार हुआ है और उसने देखा है आसपास फलां के पास गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, फलां के बच्चे फलां, तो आप ब्रीडर को इंसेंटिव देंगे तो हम ब्रीडर को तहकीक के साथ जुड़ा रहे। तहकीक के साथ
जो भी अच्छा काम करेगा उसका उसको वो रॉयल्टी मिलेगी। Royalty। जैसे रॉयटर बिल्कुल कोई ठीक है, किताब लिखता है उसको ठीक है। रॉयल्टी ताकि आइंदा भी तहकीक आइंदा अच्छे भी अंदाज से हो तहकीक सके। जो है अच्छा गद्दारी साहब, एक ये बुनियादी वो तब्दीली है जो हमने पिछले 1.5 साल में 1.5 साल की में की है। हम ये तवक्को करते थे और उम्मीद करते थे कि कोई ऐसा दौर भी आए जिसमें शाह महमूद कुरैशी साहब, सैयद फ़खर इमाम साहब, जहांगीर तरीन साहब ये भी हुकूमत में मौजूद हों और हुसैन जहानिया गद्दारी साहब जो है वो पंजाब के ज़राअत के मिनिस्टर हों। तो इससे आइडियल सूरत हाल नहीं हो सकेगी कि ये सारे खुद प्रोग्रेसिव फार्मर्स हैं, काश्तकारी को अच्छी तरह जानते हैं। तो ऐसे माहौल में तो हमारी ज़राअत जो है ऐसे उठेगी और हर तरफ तब्दीली आ जाएगी। लेकिन जब मंज़र ऐसा बन भी गया तो हमने देखा कि वो तब्दीली जो हम तवक्को कर रहे थे वो नहीं आ सकी। हम खुराक की खुद कफ़ालत में जो मंजिल हम चाहते थे वो हासिल नहीं कर पाए। और आज भी हम दालें बाहर से मंगवा रहे हैं, खुर्दनी तेल बाहर से मंगवा रहे हैं, चाय की पत्ती बाहर से मंगवा रहे हैं, बहुत सारी तवील फहरिस्त है जो चीज़ें बाहर से आ रही हैं। तो जी मैं समझ गया आपका सवाल। तो इस सारी सूरत हाल के बावजूद जो है हम खुराक की खुद कफ़ालत में क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे? पहला तो आपने जो बात की है ना, तो ये एक ऐसा सवाल है जिससे मुझे हर रोज़ दो चार होना पड़ता है। हर बंदा मुझे ये कहता है कि अब भी ज़राअत बेहतर ना हुई तो फिर कब होगी। और दूसरी बात जो मैं यहाँ पे करना चाह रहा हूँ ना, वो ये है कि ये दालें जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो माजी करीब से तो नहीं इंपोर्ट होने लगी ना, ये बहुत अरसे से हो रही है। अच्छा, हमारी खुद किफ़ालत की ये जो जंग है ये तो इंडिपेंडेंस से अब तक चलती आ रही है ना। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने शुरू में प्राइम मिनिस्टर साहब का जिक्र किया था, इमरान खान साहब ने आते साथ वो प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट प्रोग्राम दिया, फिर अब एक दूसरा प्रोग्राम दिया है और वो खुद मीटिंग लेते हैं, उसकी प्रोग्रेस चेक करते हैं। ये कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने इस तरह ज़राअत पे फोकस नहीं किया था। अब जो है जो सेकंड प्रोग्राम का नाम है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान, ठीक है, और उसकी मीटिंग्स भी प्राइम मिनिस्टर साहब खुद लेते हैं। अच्छा, अब उसका रिज़ल्ट क्या निकला? पिछले साल हमने पंजाब में रिकॉर्ड गंदम पैदा की। पिछला रिकॉर्ड जो था 20.4 मिलियन टन का था। ठीक है। पिछले साल हमने 20.9 मिलियन टन पैदा की। ठीक है। चावल, एक वक्त होता था कि पूरे मुल्क की प्रोडक्शन चावल की जो है वो 5 मिलियन टन के करीब होती थी। ठीक है। लेकिन पिछले साल हमने पंजाब में 5 मिलियन टन को क्रॉस की, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हासिल की। मक्की पिछले साल 7.8 मिलियन टन पैदा की। इस दफ़ा बेहतरी आई काफ़ी, वो भी रिकॉर्ड पैदावार। ठीक है। ऑयल सीड्स जो एक हमारा मेजर इंपोर्ट आइटम है, उसमें भी रिकॉर्ड प्रोडक्शन हमने हासिल की। मूंग में हमने इम्प्रूवमेंट की। ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ हमारा जो फ्रूट है, सिट्रस की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई, आम की रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई, काफ़ी सारे शोबों में बेहतरी आई है। तो ये जो बेहतरी जो शुरू में दालों का शोबा जो है उसमें हम पीछे क्यों, क्या हम दालों हमारे पास बीज सही दस्तयाब नहीं है या मौसम साजगार नहीं है? हमारी जो हिस्टोरिकली पॉलिसी रही है ना, एग्रीकल्चर पॉलिसी, वो थी 4 क्रॉप फोकस्ड पॉलिसी, गंदम, कपास, चावल और शुगर केन। हमारी फोकस ही इन 4। ठीक है। ओवर द ईयर्स हमने इन क्रॉप्स में बेहतरी लाए। ठीक है। लेकिन दालों पे हमारा फोकस चूँकि कम रहा। दूसरा एक और इशू हमारे साथ रहा है कि हाँ, एग्रीकल्चर रिसर्च पे इन्वेस्टमेंट कम हुई है। ठीक है। अगर हम फिगर्स उठा के देख लें ना, तो हमारे हाँ एग्रीकल्चर रिसर्च का बजट और इंडियन पंजाब जो है ना, जब पार्टीशन हुआ था ना, 60% पंजाब
पाकिस्तान के हिस्से में आया था, 40% पंजाब इंडिया के हिस्से में आया था, और वो 40% का है, पूरे इंडिया को फीड करते तीन 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 सूबे हो गए। हैं। जी 300 पे। अच्छा, जो वो इतना छोटा सूबा है, उसका जो एग्रीकल्चर रिसर्च का बजट है हमारे एग्रीकल्चर रिसर्च के बजट से डबल है। फिर वहाँ पे सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी गई, वहाँ पे काश्तकार को फैसिलिटेट अब किया तहकीक का बजट आप बढ़ा अब रहे हैं, अब आइंदा इस भी साल इसमें हमने इजाफा होगा। डबल किया है, ठीक है। 100% इंक्रीज ठीक किया है। तो उसका इंशाल्लाह आने वाले वक्त में आप देखेंगे कि पॉजिटिव रिजल्ट। दालों पर भी हमें दालों पे भी हम मस्बत रिजल्ट मिलेंगे। अब दालों पे हमने मूंग में ऑलमोस्ट ब्रेक थ्रू कर लिया। ठीक है। बाकी हमारी जो मेजर दालें हैं ना, माश और लंटन, या इन पे हम काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला माश की हमारी प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय ये लंटन की प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय कम हुई है। ठीक है। और हमारा जो पोठवार का एरिया था वहाँ ये मसूर जिसे कहते हैं, मसूर की दाल काश्त होती थी, लेकिन अब वो नहीं होती क्योंकि वहाँ अल्टरनेटिव फसलें ऐसी आ गई जो मसूर से ज़्यादा पैदावार दे। चाय को भी कोई फोकस करेंगे, क्योंकि चाय पर चाय भी बड़ा बजट खर्च होता है। काफ़ी बजट खर्च होता है, और ये हमारे पंजाब में तो कोई ऐसा एरिया नहीं है जिसमें चाय पे ज़्यादा फोकस किया जाए। अच्छा, पोठवार के इलाके में भी नहीं है कोई रेन फेड अच्छा एरिया, इतना नहीं है हमारा। केपी में कुछ एरियाज हैं, ठीक है, और जगहों पे कुछ इलाकों में शंक्यारी जैसे है, वहाँ चाय होती भी है, अच्छी चाय होती है, और सूबों में और नॉर्दर्न एरिया में कुछ। हम गज़ी सब दीगर फसलों पर भी बात करते हैं। एक ब्रेक ले लें नाजरीन, एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। गर्दी साहब, ये फरमाएं कि हमारी, आपने भी दावा किया, हमने भी सुना कि जी बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की, तो इतनी बड़ी फसल होने के बावजूद हमें गंदम जो है वो दरामद करनी पड़ गई। पहले तो ये बताएं इसका सबब क्या बना कि हम एक तरफ ये कह रहे थे कि जी गंदम वाफिर मकदार में मौजूद है और हमारी जो ज़रूरत है उसको पूरा करेगी, लेकिन फिर हमें गंदम दरामद करनी पड़ गई। गंदम जो हमने दरामद किया, हमारी लोकल ज़रूरत के लिए गंदम हमारे पास काफ़ी थी, ठीक है, लेकिन गंदम हमने जो दरामद की है वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक रिजर्व के तौर पे, मतलब मार्केट पर जो दबाव था उसको कम करने के लिए एज ए स्ट्रेटेजिक रिजर्व हमने। अच्छा, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे हमसाए में अफ़गानिस्तान जैसा मुल्क है जहाँ हमेशा खाने पीने की अशिया की ज़रूरत रहती है, तो हमें ना सिर्फ अपने लिए प्रोड्यूस करना पड़ता है बल्कि उस मुल्क के लिए भी अगर हम प्रोड्यूस करें तो वहाँ अपनी फसलों की अच्छी कीमत पर सारी बेच सकते हैं। इसी तरह गंदम की सूरत हाल भी है, गंदम यहाँ से बड़ी मकदार में वहाँ जाती भी है, तो हमें गंदम पर मज़ीद फोकस करना चाहिए और इस पर हो भी रहा है। लेकिन अभी हम देखते हैं कि गंदम पर शायद काश्तकार को उस तरह की कीमत उसे दस्तयाब नहीं होती जिसकी वजह से वो ज़रा गंदम की फसल से पीछे हटा। अब ये जो प्राइस है, हमने इमदादी कीमत जो गंदम की मुख्तस की थी, इससे आप मुतमिन हैं कि ये इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस बनती है उसके मुताबिक है और काश्तकार को हौसला देती? मैं अर्ज़ करता हूँ, हिस्टोरिकली अगर आप देखें ना, गंदम की कीमत हमारे यहाँ सप्रेस्ड रही है, हमने कम रखी है ताकि हमारी आटे की जो कीमत है वो कम रहे और हमारी जो अर्बन पॉपुलेशन है उसको ज़्यादा महंगा आटा ना खरीदना पड़े। लेकिन एक बात आप ये भी जहन में रख लें कि जब भी गंदम की कीमत हमारी इंटरनेशनल प्राइस से ऊपर गई है तो हमारे मुल्क में वाफिर गंदम होगी। ठीक है, जब भी अच्छी कीमत रखी है तो गंदम के अंबार लग गए। अच्छा, और जब हमारी इंटरनेशनल प्राइस से गंदम की कीमत कम होती है तो हमारे यहाँ गंदम की शॉर्टेज हो जाती है, और वो इस वजह से कि हमारा वेस्टर्न बॉर्डर पूरा का पूरा पोरस है। बाज़ार तो हम कहते हैं कि हमने बाढ़ लगा दी, ये कर दी, लेकिन हमारा
डेमोग्राफिकल सेटअप ऐसा है, इसमें बाढ़ शाड़ कोई काम नहीं देती। इसमें बाढ़ छाड़ नहीं रहती। ठीक है। मतलब एक ट्राइब है, आधी इधर है आधी उधर है, या। वो उनका इंटरेक्शन रहता है, वो आपस में मिलते जुलते हैं। फिर कन्वेंशनली हमने एक ज़माने में थोड़ा सा स्मगलिंग की तरफ आंख बंद की थी। ठीक है, अलाउ किया कि भाई आप खामोशी से करते जाएं। आंख बंद की, मैं ठीक है, यही लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, ताकि वहाँ पे अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम नहीं थे। ठीक है। तो वो स्वेल कर गई है बहुत ज़्यादा। ठीक है। वो एक ट्रेड की शक्ल। ठीक है। और आपने बड़ी अच्छी है कि हमारे पास हमसाया ऐसा है जिसको हम हर चीज़ बरामद कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन उसका कौम को फ़ायदा उसी वक्त होगा कि अगर वो शय हमारे पास ऑफिशियल फालतू होगी। नहीं, ऑफिशियल ट्रेड होगी। अच्छा, अगर स्मगलिंग हो रही है तो कोई फायदा स्मगलिंग नहीं। ठीक है। होगी तो वो तो उसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। अनऑफिशियल ट्रेड होगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। और जिन सालों में गंदम ये कहा जाता है कि कम होती है, उन सालों में भी गंदम इतनी कम नहीं होती जितना यहाँ पे हमें शोर कमी मच जाता है, शोर वावेला मच हो जाता है, या जितनी कमी करनी। मैं बहसियत फूड मिनिस्टर जब कंजम्पशन वर्कआउट करता था, तो अफ़गानिस्तान को तो एज एन एडिशनल प्रोविंस मैं उसकी रिक्वायरमेंट जहन में रखता था कि ये तो हमने पूरी करनी है और उन्हें देना है। और अब ख़ासकर जो मौजूदा सूरत हाल है अफ़गानिस्तान की, तो हमें उन्हें फीड करना पड़ेगा। ठीक है। अब मुझे नहीं मालूम कि इंटरनेशनली अब क्या सिनेरियो बनता है। जो भी सिनेरियो बना, जो भी सिनेरियो गंदम बना जो है वो यहाँ से अफगानिस्तान वो जरूर जाएगी। जहाँ सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं जाती, ये मैं एक और बात भी अच्छा। अफ़गानिस्तान के बॉर्डर ट्रेड पे तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं ठीक है। है। हमारी गंदम जो है ना हाई ग्लूटेन वाली है। अच्छा। और यूक्रेन वगैरह जो ये सेंट्रल सेंट्रल एशियन एशियन स्टेट्स हैं। स्टेट्स अच्छा। हैं जहाँ पे गंदम वाफर मकदार में पैदा होती है, वो जो है वो लो ग्लूटेन वाली गंदम है। और वो हमारी गंदम वहाँ तक जाती है और वो मिक्स करते हैं अपनी गंदम में। अच्छा। अच्छा, ये जायका बेहतर करने के जायका लिए। बेहतर ठीक है। करने के लिए। अच्छा, तो इसलिए ये तो बड़ी अच्छी एक बात है ना गजी साहब, हमारी गंदम की अगर इतनी मांग अच्छी है बात तो बड़ी है, अच्छी बात है। लेकिन दूसरी जो अच्छी बात है वो ये है कि हमारी आबादी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि हमारी गंदम की रिक्वायरमेंट तेज़ी के साथ बढ़ती रही। मैंने जैसे अभी जिक्र किया फूड मिनिस्ट्री का, तो मैंने 2007 में जब हुकूमत का टेन्योर ख़त्म हुआ और चार्ज छोड़ा था फूड मिनिस्ट्री, उस वक्त हमारी टोटल रिक्वायरमेंट 22 मिलियन टन थी हमारे मुल्क की, एक कंफर्टेबल रिक्वायरमेंट। ठीक है। और आज हमारी 27 मिलियन टन पे पूरी नहीं पड़ रही। हम चाहते हैं कि ये इसको बढ़ा के 30 मिलियन टन पे ले जाएं। तो ये देखें ना इतने शॉर्ट पीरियड में कितनी डिमांड बढ़ गई। तो इस अगर जैसे आबादी में इसी तरह इजाफा होगा, इसमें मजीद इजाफा होगा, डिमांड बढ़ेगी। बढ़ेगी। तो आप इस फसल को बेहतर करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए क्या सोच रहे हैं? एक तो ये है कि ज़ेर काश्त रकबा बढ़ा दिया जाए, एक ये कि फी एकड़ पैदावार की तरफ हम क्यों नहीं जा रहे? मैं आपके उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए 60s में आया था इंडस्ट्रियल ग्रीन रेवोल्यूशन। वो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था? वो छोटे कद की ऐसी गंदम की वैरायटियाँ आ गई थी जिनमें ज़्यादा खाद डालें तो उस पर रिस्पॉन्ड करती थी। ठीक है। वो उनकी लॉजिंग नहीं होती थी। ठीक है। और वो यील्ड बेहतर देती। ठीक है। वो उससे जिसे हमने फिर ग्रीन रेवोल्यूशन का नाम। बिल्कुल ठीक है। अब जो रेवोल्यूशन की ज़रूरत है ना, वो है ब्रीडिंग का रेवोल्यूशन। अब जैसे मक्की में आप देखें ना, पिछले एक दिहाई में हम मक्की की पैदावार में बहुत इजाफा हुआ है। तो वो क्यों हुआ है? अल्टरनेटिव क्रॉप बन गई ना जी कपास की। वो मक्की की पैदावार में इजाफा इसलिए हुआ है कि बाहर से हाइब्रिड सीड आया और वो हाइब्रिड सीड जो है उसने मक्की की पैदावार में इजाफा किया। अब हमें गंदम में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की भी तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है। और अब हमने रिसर्च शुरू की हुई है इस पे, हाइब्रिड सीड बनाने पे हम कोशिश कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारा फ्यूचर जो होगा
वो हाइब्रिड वीट होगा और अल्लाह करेगा कि हम उसमें एक मेजर ब्रेक थ्रू देंगे। कुछ इलाकों में कम बीज से भी गंदम काश्त की जा रही जी है जी, और 2-2.5 किलो से जो है फी एकड़ डाल के उसका मैं आपको वो बड़ा सिंपल तरीके की बात है। हमें जो पौधे चाहिए होते हैं ना, हमने ना देखना ना पौधों की तादाद पूरी हो जाए, और जितना बीज हम डालते हैं उससे तो अगर वो सारे उग जाएं तो वो पौधों की तादाद बहुत ज़्यादा हो जाएगी। हमारा रिवायती तरीका था जिसे हम अपनी ज़बान में छटा कहते हैं और उर्दू में ब्रॉडकास्टिंग कहते हैं। तो वो छटा जब करके हम ज़मीन पे आते हैं तो उसमें कोई, और फिर वो छटा करके फिर हल चलाया जाता था, कुछ दाने ऊपर रह जाते थे, कोई नीचे चले जाते थे, कोई ज़्यादा दब गए, कुछ ऊपर रह गए, उनको परिंदे खा गए, कोई उग गए। तो हमने वो बैलेंस पूरा करने के लिए ज़्यादा बीज डालते थे। अब मॉडर्न मशीन्स इतनी आ गई जो एक एक दाना 100 करती हैं, ठीक है, और उससे आपकी सेविंग हो सकती है। हाँ, मतलब बीज में अगर सेविंग होती है तो वो भी हाँ, गंदम की सेविंग वो है। भी गंदम की अच्छा, सेविंग। इस मरतबा जो है बड़ा अजीब काम हुआ कि जो इमदादी कीमत थी वो पंजाब की ओर हो गई और सिंध की ओर हो गई, उससे प्रोक्योरमेंट भी मसाइल पैदा हुए। फिर पंजाब से गंदम भी बड़ी वाफर मकदार में सिंध की तरफ गई और वो प्रेशर भी पंजाब को फेस करना पड़ा। वो एक लिहाज से तो अच्छा है कि भी जितनी गंदम मौजूद है बिक रही है, तो काश्तकार तो खुश था कि भी चलो उसे अच्छे पैसे मिल रहे हैं, लेकिन सूरत हाल बड़ी अजीब सी और गंभीर हो गई। नहीं, उसका कोई हमें इतना नुकसान नहीं हुआ। ठीक है, सिंध ने जो इमदादी कीमत अनाउंस की थी ना, अगर सिंध टारगेट के मुताबिक उसकी प्रोक्योरमेंट भी उतनी होती जो टारगेट फिक्स किया गया था सिंध गवर्नमेंट की प्रोक्योरमेंट के लिए, तो फिर शायद हमें कुछ प्रॉब्लम्स होते। अच्छा, सिंध गवर्नमेंट ने, हमारे भाई हैं, हम सराइकी तो वैसे भी अपने आप सिंधियों के करीब महसूस करते हैं ना, कल्चरली हम सराइकी और सिंधी करीब हैं, हमें तो इसलिए उनसे उनसे मोहब्बत है। लेकिन ये पर्टिकुलर एक्ट जो था ना, ये सिर्फ पॉलिटिकल था, और उन्होंने इमदादी कीमत 2000 अनाउंस की पंजाब को मुश्किल लेकिन वो पंजाब को मुश्किल में डालने के लिए, लेकिन वो चूँकि उन्होंने गंदम खरीदी नहीं, इसलिए सिंध में भी ये जब हमारी गंदम उतरी थी, मैं उस वक्त मॉनिटर कर रहा था प्राइसेस को, सिंध में 1800 से ऊपर प्राइस नहीं जा रही थी। अच्छा, मार्केट पर इम्पैक्ट नहीं पड़ा। मार्केट पर वैसे तो गंदम पंजाब से बाकी सूबों में जाती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा जाती है, ठीक है, और हर सूबे में जाती है, बल्कि आटा जाता है, गंदम जाती है। इनफैक्ट पंजाब ये पूरे पाकिस्तान को सब्सिडाइज्ड बीट प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इस वक्त हमारी औसत फी एकड़ पैदावार गंदम की क्या है जो आप पिछले साल या उससे पिछले साल आप देख रहे हैं कि ये हुई, और अब फ्यूचर में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो आपकी तब्दीलियाँ हैं? पिछले साल हमारी पंजाब की 31.5 मन थी औसत पैदावार। वो हमारा प्रोग्रेसिव ग्रोअर तो ज़्यादा लेता है। कितनी चाहिए, मतलब पाकिस्तान के हालात देख के? मैं समझता हूँ कि इसमें 3-4 मन का आसानी से इजाफा किया जा सकता है, और इसी कोशिश में है इस वक्त हम। अच्छा, ये हाइब्रिड बीज का आपने जिक्र किया, हालांकि मैं तो बहुत सारी बातें आपसे इनपुट्स के हवाले से ख़ास तौर पे करना चाहता था कि टाइम भी बड़ा लिमिटेड होता है। हाइब्रिड बीज जो है वो कब तक दस्तयाब होगा जिस पे आप फोकस कर रहे हैं और जिससे जो है पैदावार बेहतर हो सकती है? इंशाल्लाह हमारी कोशिश है। ये एक साइंटिफिक रिसर्च जो होती है ना, उसको आप टाइम फ्रेम में लिमिट नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम साल 2 के अंदर इसको फार्मर तक ले आए। खादों की वजह से कहते साहब काश्तकार बड़ा परेशान है, और खादों की कीमतों ने काश्तकार को रुला दी है। गवर्नमेंट सिर्फ ये कह रही है कि जी ये अभी भी इंटरनेशनल मार्केट से कम है। हर मामले में हुकूमत ये कह के दामन छुड़ा लेती है कि जी इंटरनेशनल मार्केट से कम है, लेकिन खादों की कीमतों ने परेशान कर दिया। मैं अर्ज़ करता हूँ, आपकी बात बजा है, फार्मर को परेशान किया है कि खाद जिस तेज़ी से डाई अमोनियम फास्फेट की कीमत बढ़ी है, वो एक परेशानी का अमल है। लेकिन यहाँ पे एक और बात भी तो है ना,
आज हम डीएपी इंपोर्ट कर रहे हैं, उसकी कीमत इतनी बढ़ गई है क्योंकि जो प्राइस है उसकी डॉलर के रेट में डॉलर के रेट की फ्लक्चुएशन हुई, वो इंटरनेशनली वैसे ओवरऑल जो एक तेजी है, बड़ी महंगाई आई है उसकी वजह से हुई। लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि यूरिया का बैग भी अगर हम इंपोर्ट कर रहे होते तो वो भी 7,500 रुपये का एक बैग होता, जो कि इस वक्त वही 1,800 रुपये का बैग है जो हमारा प्रीवियस रेट था। उसमें तो हमने उसको नहीं बढ़ने दिया। हुसैन जानी गर्दी साहब, आपका बेहद शुक्रिया, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह मज़ीद भी प्रोग्राम इस तरह जी, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसमें बड़ी भरपूर बात हो सकती है और बहुत सारी चीज़ें उनमें तिश्ने की रह जाती है। नाज़रीन, आपने देखा हमने वज़ीर ज़राअत पंजाब से भरपूर अंदाज में गुफ्तगू की। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे नए मेहमान और नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।